हेलो दोस्तों, नमस्कार टू आवर चैनल एग्ज़ाम 21 पर आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस ईयर जो हरियाणा में 2018 में एग्ज़ाम हुई थी उसका हिंदी का जो भाषा से जो हिंदी और अंग्रेजी से जो प्रश्न लिए गए थे उस भाग का हिंदी का जो पेपर है उसको हम आज हल करेंगे और हिंदी से 15 प्रश्न पूछे गए थे, वह किस प्रकार से पूछे गए थे उसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो हमारा है, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। एक बात आपको और याद दिला दूं मित्रों कि आप हमारे चैनल से बने रहें। हम आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप पेपर दे रहे हैं उसमें जो किस एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे गए ये हम आपको बिल्कुल सरल रूप से उपलब्ध करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। पहला प्रश्न है, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। उत्कोच शब्द का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा इसमें से? घूस लेने वाला, घूस देने वाला, या घूस या फिर रिश्वत लेने का इच्छुक। चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा वाला बिल्कुल सही, क्योंकि उत्कोच शब्द का मतलब ही घूस लेने वाला होता है। दूसरे के ऊपर चलेंगे, यावत जीवन पद में समास है। यावत जीवन जो पद है उसमें समास कौन सा दिया गया? अव्ययी भाव समास दिया गया, तत्पुरुष समास दिया गया, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्तों, आप अगर प्राइमरी टीचर की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपसे सरल ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे व्याकरण संबंधित हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण संबंधित और कोई कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जो है, यावत जीवन पद में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यावत जीवन में यावत धन जीवन पहला अव्ययी भाव इसमें मतलब जुड़ा हुआ है, उपसर्ग से बना हुआ है शब्द है, इसलिए यावत जीवन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। रेखांकित पद में समास है। अब यहाँ पर कौन सा समास है इसमें हम देखेंगे। 33 वाले में हम देखेंगे कि मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि या द्वंद्व। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुशासन पर विराजमान है, कुशासन पर विराजमान है वह। तो हम जब तत्पुरुष के जब अलग अलग भाग पढ़ते हैं तो कुल 8 भाग हमको मिलते हैं। कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, संदर्भ, बंध, अधिकरण, संबोधन। यहाँ पर हम अधिकरण पर हम देखते हैं कि मैं पर ऊपर, तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष इसका हो जाएगा। तो इसका जो होगा 33 का पहला हो जाएगा। 33 का पहला बिल्कुल सही होगा। किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब इसमें औ उपसर्ग का प्रयोग कौन से उसमें नहीं हुआ है? अनवद्ध में, अवनद्ध, पहला वाला अवनद्ध में, या अवलेह है, अवेक्षण या अवधि में नहीं हुआ है। तो इसमें जो औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वह अवधि में नहीं हुआ है और अवेक्षण में हुआ, क्योंकि अवेक्षण शब्द अवेक्षण, अवलेह, उलेह और अवनद्ध, अवनद्ध से बना हुआ, इसलिए अउनद्ध से बना हुआ, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा वाला। अगले वाले के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट वाले जो प्रश्न है हमारे लिए 35वां प्रश्न है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए। 35 का जब हम देखेंगे कि यह समस्या है और उसको मैं आप ही मैं अपने स्वयं हल कर लूँगा। संबंधवाचक कोई संबंध नहीं बता रहा है इसमें, पुरुषवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है, किसी निश्चित वस्तु का संकेत भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर निजवाचक, क्योंकि एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है कि मैं समस्या को खुद ही हल कर लूँगा। तो 35 का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 में हम देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? अविकारी पद कौन सा नहीं? विकारी और अविकारी, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी पद कहते हैं। तो अविकारी पद कौन सा इसमें से नहीं है? तो संबंध सूचक, सर्वनाम, समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण, कौन सा अविकारी नहीं है? तो सर्वनाम जो है वो अविकारी पद नहीं है, क्योंकि सर्वनाम में विकार आ सकता है लेकिन बाकी में विकार नहीं आ सकता। नेक्स्ट अगला वाला देखेंगे हम, गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। जो गुण 37वां जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया गुण स्वर संधि इसमें कौन सी है? यमुनोर्मी, दध्योदन, मनोदशा, शिरोरेखा। 37 का आप बताएंगे इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो गुण स्वर संधि का यमुनोर्मी हो जाएगा पहला वाला। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण बिल्कुल
सही है। अगला वाला हम देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 38 का हम देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारे लिए सही होगा। तो इसमें दाम्पत्य, पार्श्विक, दासरथी या आस्तिक हुआ है। तो अपत्यवाचक प्रत्यय जो का प्रयोग हुआ है वो है दाम्पत्य, पहले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 के ऊपर जब हम चलेंगे दोस्तों, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। अब इसका जो संज्ञा भेद है ये किस संज्ञा भेद से आता है, हम संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, उनमें संज्ञा में हमको इसकी जानकारी मिलेगी। तो 39 का जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारे लिए वो पहले वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाइयाँ जो है वो भाववाचक शब्द है, पहले वाला सही उत्तर। 40 में हम देखेंगे, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। विशेषण से कौन सा भाववाचक नहीं बनाया गया वो देखेंगे, आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवत्ता, सारल्य। अब यहाँ 40 में कौन सा होगा, क्योंकि ये विशेषण से भाववाचक, क्योंकि निपुण से नैपुण्य बनाया गया, और धैर्यता से धैर्यवत्ता बनाया गया, और सरल से सारल्य बनाया गया है। और जो आत्मीयता है वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा। मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। यहाँ पर पहले स्थान पर रहा, और यह स्पष्ट हमको प्रश्न बता रहा है कि यह संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि मोहन है और वो कक्षा में 7वें स्थान पर रहा। तो इसका क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधन निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या फिर आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यह क्रमवाचक है, क्योंकि क्रम में 7वें स्थान 7वीं कक्षा है और उसमें पहले स्थान यानी कि क्रम में पहले स्थान पर बच्चा बैठा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो पहला होगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगले वाले के ऊपर हम चलते हैं दोस्तों। एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अब एक कर्मक क्रिया यानी कि एक ही कर्म है वहाँ पर और क्रिया हो रही है, वह वाक्य कौन सा है। महर्षि वेदव्यास ने जैन संहिता लिखी, उसने हमें पुस्तकें दी, बहन ने भाई को राखी बांधी, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। मैंने पिताजी को पत्र लिखा। अब यहाँ पर हमको एक कर्मक जो क्रिया वाला वाक्य जो मिल रहा है वह सीधे से हमारा उत्तर है इसमें महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, क्योंकि महर्षि वेदव्यास एक है, उन्होंने एक ही जय संहिता लिखी है। उसने हमें पुस्तकें दी, उसने हमें पुस्तकें दिया, बहुत सारों को पुस्तकें दे सकता है, एक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए यह नहीं होगा, पहला वाला उत्तर सही होगा। 43 देखते हैं, वार्तनिक दृष्टि से यानी कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध इसमें से कौन सा है। बहुत सरल से प्रश्न है दोस्तों। 43 का इसमें दुरावस्था है, मातृभक्त है, मनः कामना है, या अंतर्धान है। आप इसमें से देखेंगे तो इसमें जो अशुद्ध विकल्प हो जाएगा वो मातृभक्त हो जाएगा, क्योंकि मातृभक्त होता, मातृभक्त नहीं होता। दुरावस्था बिल्कुल एकदम राइट है, मनः कामना भी सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण, अंतर्धान भी सही है। 44 के ऊपर हम चलेंगे दोस्तों। अशुद्ध विलोम युग्म है, यहाँ पर अशुद्ध विलोम युग्म चुनना है। संश्लेषण और विश्लेषण ये दोनों सही बताए गए हैं। अश्लील, अश्लील, सती या उल्टा, या ससीम या असीम, इनमें चारों में से हमको सही वाला बताना है। तो इसका अश्लील अश्लील सही होता है, और सती सती होता है, और उल्टा इसका विलोम शब्द है। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है, लेकिन जो ससीम शब्द है उसका जो विलोम शब्द असीम नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारे लिए चौथा वाला ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर गलत संधि किसमें हुई है वह आपसे पूछ रहा है। तो उड्डयन उड्डयन, या पदहति पद्धति, तट्टिका तट्टिका, या शरद उल्लास शरदोल्लास शरद उल्लास, इन सभी में जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है यह। और पद धन हति से पद्धति बनेगा, तत् धन टीका से तट्टिका बनेगा, और शरद धन उल्लास से शरदोल्लास बनेगा। यह सही है, लेकिन हमारे लिए जो गलत है वह है उद्दंडयन, क्योंकि उद्दंडयन नहीं होता, उत्दंडयन होता है, इसी से उड्डयन बनता है। यह हमने पूरे हिंदी के 15 प्रश्न हल किए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आप सभी इसी प्रकार अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।